इंडियन सिनेमा के पिछले 10 साल को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट क्रिस्टोफर नोलन ने लिखी है, क्योंकि जितने प्लॉट ट्विस्ट हमने देखे हैं उतना तो इंसेप्शन में भी नहीं था। यानी पिछले एक डिकेड में इंडियन सिनेमा में इस लेवल पे बदलाव देखने को मिले हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जिसमें एज अ ट्रू पैन इंडियन सिनेमा की शुरुआत से लेके बॉलीवुड का अटर डाउनफॉल एंड राइज, सिनेमा माफिया का कंट्रोल हाथ से निकलना, साउथ स्टार्स का राइज, मतलब जिन साउथ स्टार्स को हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी उनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में हिंदी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। माफ करना, मैं हिंदी में बात करूंगा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बॉलीवुड को देख के ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से वो उन रिश्तेदारों की तरह हो गया है जो शादी में ओवर एक्टिंग करते हैं पर कोई भाव नहीं देता। सिनेमा माफियास ऐसे गायब हुए जैसे उधार लेके भागा हुआ दोस्त। एक तरफ बॉलीवुड का डाउनफॉल तो आया, लेकिन दूसरी तरफ पठान जवान ने दिखा दिया कि खान सभी भी रिटायरमेंट होम नहीं जाने वाले। पर हाँ, स्टार पावर की डेफिनेशन अब पूरी तरह से बदल गई। जिन स्टार्स को हमने बचपन में गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स और डैशिंग जिगर वाला या खतरनाक खिलाड़ी जैसे अजीब टाइटल्स के साथ देखा, आज के टाइम पे वो बॉक्स ऑफिस हिला रहे हैं। प्रभास जूनियर, एनटीआर, रामचरण, इन्होंने एंट्री तो ऐसी मारी कि लगा बॉलीवुड का शटर गिरा देंगे। बट प्रॉब्लम वही कि एक बाहुबली RRR देने के बाद इनका ग्राफ थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ। कभी VFX ने धोखा दे दिया तो कभी स्क्रिप्ट आउट ऑफ द डिलीवरी एरिया निकल गई। मतलब मास स्टार्स में खान की जगह ऑडियंस ने यश, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, ऋषभ शेट्टी से लेके जूनियर NTR इन लोगों ने भी अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि साउथ में काफी लोगों ने एक बड़ी हिट देने के बाद दोबारा वैसा भौकाल नहीं बना पाए जिसमें प्रभास से लेके जूनियर NTR, रामचरण सबका नाम आया। बट इनमें से सबसे चालाकी से मूव लेते हुए कोई दिखा तो वो थे द आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन। रकुल प्रीत सिंह अपने पुराने इंटरव्यू में बताती हैं कि अल्लू अर्जुन ने सालों पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि नॉर्थ साउथ का बैरियर टूटने वाला है। जब बाकी लोग लोकल मार्केट में बिजी थे, यह बंदा इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। अल्लू अर्जुन, you know, he always had a vision, मैंने ये पहले भी कहा है, he always had a vision कि मैं तो चलो ठीक है स्टार हूँ, राइट, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, बट मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर कैसे लेके जाऊँ। आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम सरायनोडू के टाइम पे। अल्लू अर्जुन वो पहला एक्टर था जिसने सबसे पहले नॉर्थ साउथ के बैरियर्स को तोड़ के पैन इंडियन सिनेमा की बात कही थी। I want to be very authentic. I think if you're authentic in your language, people will feel the authenticity in other languages too. अल्लू अर्जुन ने सिर्फ फिल्में नहीं दी थी, उन्होंने पुष्पा के नाम का एक वायरस फैलाया था जो मास्क वैक्सीन से भी नहीं रुका। इसलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करेंगे कि क्यों अल्लू अर्जुन इज द स्मार्टेस्ट एक्टर एवर इन साउथ सिनेमा, और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी थोड़ी सी बात करेंगे जो उन्हें 2030 तक साउथ इंडियन सिनेमा का सबसे प्रोमिनेंट और इवन ये कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना देगी। तो अल्लू अर्जुन को स्मार्टेस्ट एक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं की बल्कि अपना एक सॉलिड ब्रांड इकोसिस्टम तैयार किया। जब आप उन्हें यश, प्रभास या फिर जूनियर NTR से कंपेयर करोगे तो एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन और डिजिटल डोमिनेंस का। देखो, प्रभास और यश पैन इंडिया स्टार तब बने जब उनकी मूवीज लाइक बाहुबली, KGF हिट हुई, लेकिन अल्लू अर्जुन ने पुष्पा से पहले ही अपनी इमेज स्टाइलिश स्टार और आइकॉन स्टार जैसी कर ली थी। पुष्पा रिलीज होने के बहुत पहले ही अल्लू अर्जुन नॉर्थ इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। उनका ये बेस किसी बड़े प्रमोशन से नहीं बल्कि यूट्यूब और सैटेलाइट टीवी यानी कि सोनी मैक्स जी सिनेमा पर उनकी डब्ड मूवीज की वजह से बना था। अल्लू अर्जुन की मूवीज ने यूट्यूब पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे जो उस वक्त किसी बॉलीवुड स्टार के लिए बहुत ही मुश्किल था। सरायनोडू ने 2017-18 के टाइम पे YouTube पर 145 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए थे और ये उस वक्त की मोस्ट वॉच्ड इंडियन मूवी बन गई थी। इसने सिर्फ 6 महीने के अंदर 100 मिलियन प्लस व्यूज का माइलस्टोन भी टच कर लिया था। डीजे यानी कि दुवादा जगंदम इस फिल्म ने भी रिलीज के कुछ ही वक्त बाद 200 मिलियन प्लस व्यूज का रिकॉर्ड भी बना लिया था, जो उस टाइम पे एक रीजनल डब फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए अल्लू अर्जुन की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स को भी जाता है। उन्होंने ही यूट्यूब पर क्वालिटी डबिंग के साथ इन फिल्मों को फ्री में अवेलेबल कराया था, और जब पुष्पा रिलीज हुई तो लोग उनके लिए अजनबी नहीं थे। ऑडियंस पहले से उनके एक्शन और डायलॉग डिलीवरी की फैन थी। गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स को ओनर मनीष शाह के अकॉर्डिंग पुष्पा से पहले ही अल्लू अर्जुन की डब मूवीज ने टोटल 1.2 बिलियन प्लस व्यूज हासिल कर लिए थे, जो कि किसी भी दूसरे साउथ इंडियन हीरो के लिए कहीं ज्यादा थी। नॉर्थ बेल्ट में लोग उन्हें उनके असली नाम से पहले उनके फिल्म के कैरेक्टर जैसे कि आर्या, लकी द रेसर और डेंजरस खिलाड़ी के नाम से जानने लगे थे। अल्लू अर्जुन का डांसिंग स्टाइल और स्वैग नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि बिना किसी थिएट्रिकल रिलीज की उनकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग ऑलरेडी तैयार थी। अगर आप नोटिस करोगे तो प्रभास ज्यादातर लार्जर देन लाइफ इमेज पे फोकस करते हैं, यश का फोकस माचोइज्म और पावर पे होता है, लेकिन अल्लू अर्जुन हर बार एक नया मैनरिज्म क्रिएट करते हैं जो कि रील्स और शॉर्ट में वायरल हो जाता है। पुष्पा से पहले अला वैकुंठपुरमुलु का गाना बुट्टा बम्बा या रमुलु रमुला नॉर्थ में वायरल हो चुका था। उस टाइम पे लोग टिकटॉक रील्स पे उनके स्टेप्स को कॉपी कर रहे थे, और यही चीज उनकी पैन इंडिया रीच को सॉलिड कर देती है। जहाँ दूसरे स्टार्स टॉप टियर मास डायरेक्टर्स का हाथ पकड़ते हैं, वही बनी अक्सर डायरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं या पुराने डायरेक्टर्स को नए तरीके से प्रेजेंट
प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सुकुमार, इनके साथ वो ग्रोथ, स्टाइल और सब्सटेंस का बैलेंस रखते हैं। बाकी स्टार्स के मुकाबले अल्लू अर्जुन एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। प्रभास के पास हमेशा 3-4 मूवीज पाइपलाइन में होती है, जैसे कि सालार, कल्कि, राजा साहब, स्पिरिट। इससे कहीं ना कहीं उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। वहीं अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज के बाद कोई और फिल्म साइन नहीं की थी, पूरा फोकस पुष्पा 2 पे रखा था और आज भी वो वही कर रहे हैं। इससे एक और चीज होती है, होता यह है कि ऑडियंस के बीच स्कार्सिटी पैदा होती है, जिससे मूवी की डिमांड और स्टार की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। अल्लू अर्जुन की टीम ने मीम कल्चर और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बाकी स्टार से बेहतर समझते हैं। ऊपर से अल्लू अर्जुन हमेशा ऐसे रोल्स पिक करते हैं जो उनकी पिछली इमेज को सेटर कर दे। यस ने केजीएफ से रॉकी भाई से एक बहुत बड़ी इमेज बनाई थी, लेकिन अब वो इस इमेज से निकलने का प्रेशर फेस कर रहे हैं। वहीं अल्लू अर्जुन ने अला वैकेंट फॉर्मूले में एक सोफिस्टिकेटेड लड़के का रोल किया था और तुरंत बाद पुष्पा में एक देहाती मजदूर और मजदूर से स्मगलर बन गए थे। ये एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन जूनियर एनटीआर और रामचरण के करियर में थोड़ी कम फास्ट पेस लगती है। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लू अर्जुन ने पैन इंडिया स्टार बनने के लिए राजा मौली का इंतजार नहीं किया। वो पहले ऐसे तेलुगु स्टार थे जिन्होंने केरला यानी कि मलयालम मार्केट में अपनी सॉलिड फैन बेस बनाई और आज भी प्यार से लोग उन्हें वहां पे मल्लू अर्जुन कह के बुलाते हैं। और यहाँ पे कुछ नोलन के 14 पुष्पा को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे लेबर क्लास फिल्म बताते हैं। दूसरी तरफ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के फैन मल्लू ऑडियंस अल्लू अर्जुन की पुष्पा जैसी मास मसाला फिल्म को भी उतना ही प्यार देती है जितना वो फहाद फाजिल या फिर किसी दूसरे मलयालम एक्टर की फिल्म को देती है। ऊपर से अल्लू अर्जुन पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी फैन एसोसिएशन को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन AAFA बिल्ड किया था। ये फैन सिर्फ मूवीज प्रमोट नहीं करते हैं या फिर फैन वॉर में शामिल नहीं होते, बल्कि सोशल सर्विस जैसे HPV वैक्सीन अवेयरनेस ड्राइव भी करते हैं। इसीलिए अल्लू अर्जुन अपने फैंस को सोल्जर्स की तरह ट्रीट करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे उनकी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। और आज के टाइम पे साउथ के 4 बड़े एक्टर्स को अगर आप उठा लो, जैसे कि प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन को छोड़ के इनमें से बाकी किसी को भी आज तक नेशनल अवार्ड नहीं मिला। बट अल्लू अर्जुन पहले ऐसे तेलुगु एक्टर हैं जिनको 2021 में पुष्पा द राइज के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीता। और भाई SRK को 33 इयर्स की फिल्मी करियर में नेशनल अवार्ड जवान जैसी फिल्म के लिए मिलता है, जिसे लोगों ने साफ साफ झोल बता दिया था। बट बाद में लोग शांत हो गए थे क्योंकि ये अवार्ड जवान के लिए नहीं बल्कि स्वदेश के लिए ही था। क्योंकि आशुतोष गोवारिकर जिन्होंने SRK के साथ स्वदेश बनाई थी, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द जूरी फॉर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। और ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग से याद आया कि अल्लू अर्जुन की मार्केटिंग टीम बहुत ही एग्रेसिव है। झुकेगा नहीं साला यानी कि थगे दिल्ली जैसे कैच फ्रेजेस को भी फिल्म से पहले ही ब्रांड बना देते हैं। जूनियर एनटीआर और रामचरण अक्सर लेगेसी और सॉलिड एक्टिंग पे डिपेंड करते हैं। अल्लू अर्जुन एक्टिंग के साथ साथ पैकेजिंग पे भी बहुत मेहनत करते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस और डांस हुक्स उन्हें किड्स और यूथ में बहुत ही पॉपुलर बनाता है। तो अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज कंडीशन ऐसी है कि अल्लू अर्जुन के साथ इंडियन सिनेमा का मेरा मतलब हर इंडस्ट्री का एम्बिशियस बंदा काम करने को तैयार खड़ा है। यार अलग अलग इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स उन्हें 4-5 फिल्में ऑफर कर रखी है और यही फिल्म इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बनाएंगी और इंडियन सिनेमा का बार भी हाई सेट करेंगी। इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है तमिल तेलुगु सिनेमा का फेनोमेनल कोलैब। हाँ, मैं अल्लू एटली वाली AA22A6 की ही बात कर रहा हूँ। तो अल्लू अर्जुन और एटली का ये कोलैब फायर नहीं सीधा वोल्केनो लेके आ रहा है। अब तो इसको नाम भी मिल गया है एज़राका। और ये फिल्म नहीं दरअसल एक मैसिव साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो पैन इंडिया नहीं सीधा पैन वर्ल्ड को टारगेट करेगी। मुंबई के VFX स्टूडियोज में शूटिंग ऐसे चल रही है जैसे कोई नासा का मिशन चल रहा हो। हॉलीवुड के बड़े बड़े सूरमा जैसे कि आयरन हेड स्टूडियोज, जेम्स मैडिगन इससे जुड़े हैं। स्क्रिप्ट सुनकर तो उनका भी सर घूमर करने लगा है। लेकिन अपने अर्जुनवा थोड़े जल्दी में है क्योंकि उन्हें जून 2026 तक पैकअप करके नए प्रोजेक्ट पे निकलना जो है। पर एटली ने बेबी जॉन भले डायरेक्ट ना की हो, पर डर तो उन्हें भी लग रहा है, इसलिए वो इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। वो आराम से बिना जल्दी के एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाना चाह रहे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन इसमें 4 अलग रोल में दिखेंगे, बाप, दादा, पोता, सबका बदला एक ही फिल्म में लेंगे। फिल्म का बजट 800 करोड़ है, यानी कि रामायण के बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव। इसमें मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल, 4 अल्लू अर्जुन। हॉलीवुड वाले भी परेशान है कि इंडियन डायरेक्टर कर क्या रहा है। बस दुआ करो कि 800 करोड़ स्क्रीन पे आग लगा दे। टारगेट तो दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 ही है, पर VFX का काम देखते हुए ये समर 2027 तक भी खिंच सकती है। अगले प्रोजेक्ट की बात करें, देखो तेलुगु डायरेक्टर्स का बोलबाला तो है ही, लेकिन आज बात करेंगे उन डायरेक्टर्स की जो तमिल इंडस्ट्री से आके अल्लू अर्जुन पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि तमिल इंडस्ट्री में थलापति विजय के बाद जैसे कोई माई का लाल बाप का पीले सुपरस्टार बचा ही नहीं है, इसलिए सब भाग रहे हैं अल्लू अर्जुन की तरफ। पहले एटली और अब लोकेश कनगराज। लोकेश भाई ने तो अपनी LCO को भी साइड में रख दिया है। कैथी 2, बेंच, सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को टाटा बाय बाय बोल के और सबसे पहले आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के साथ काम करने को तैयार है। और भाई AA23 और LK7 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज का ये कोलैब इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इवेंट होगा। देखो टेक्निकली ये लोकेश की पहली मेजर तेलुगु फिल्म है। लोग बोल रहे हैं कि LCO जैसी यूनिवर्स को छोड़ के AA के साथ फिल्म करना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जरा सोचो पुष्पा 2 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन को कितने ही ऑफर्स आए होंगे। इसमें उन्होंने लोकेश को ही चुना, मतलब स्क्रिप्ट में कुछ तो ऐसी बात होगी। ऊपर से लोकेश को भी एक ट्रू ब्लू पैन इंडिया स्टार मिल गया है, इसलिए उन्होंने इसी को प्रायोरिटी दी। लेकिन मैं कहूंगा कि फिल्म नहीं बल्कि म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, क्योंकि AA23 असलियत में लोकेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका पहले नाम दिया गया था इरुम्बुकाई मायावी, जिसमें पहले सूर्य कास्ट किया जाता है, पर उनकी कंगवा पिट जाती है। फिर
लोकेश कनिंगराज जैसे आमिर के पास ले जाते हैं। कूली के टाइम पे नरेशन की बातें भी चलती है। Lokesh and I are supposed to meet up. I think last month we spoke and he said he's coming to Bombay at some point. We'll go through the narration of that. So yeah, that's, I mean, as of now, on the cards. आमिर के साथ भी बात नहीं बन पाती और 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन एक कूल एनिमेटेड टीजर के साथ AA23 अनाउंस कर दी जाती है। मीडिया में जब लोकेश से पूछा जाता है कि आमिर वाली फिल्म का क्या, तो बंदे ने डिनाई करने की जगह बस इतना कह दिया होता है कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, बाकी अपडेट्स आगे बताता हूँ। अगली प्रोजेक्ट की बात करें तो कोई फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की ही सबसे बड़ी सीक्वल है। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 3 की। देखो पुष्पा 3 द रैम्पेज सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक इमोशन बन चुकी है। पुष्पा 2 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद फैंस अब इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि द राइज कैसे पुष्पा बड़ा बना, दूसरे में हमने देखा रूल कैसे उसने राज किया, अब तीसरा पार्ट है द रैम्पेज। इसका मतलब है कि अब पुष्पा राज सिर्फ रूल नहीं करेगा बल्कि तबाही मचाएगा। स्टोरी अब इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है क्योंकि पुष्पा का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाला। देखो पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ ज्यादा बिजनेस किया, इसी वजह से पुष्पा 3 की हाइप 100 टाइम्स ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका बजट भी पुष्पा 2 से ज्यादा है, शायद 500 करोड़ के आसपास। अब जापान से लेकर रसिया तक अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है तो ग्लोबल रिलीज भी बड़ी होगी। यार पुष्पा 3 की बात करें तो मेकर्स का कहना है कि वो सीक्वल की मिल्किंग नहीं करने वाले। डायरेक्टर सुकुमार ने कंफर्म कर दिया है कि उनके पास पुष्पा 3 के लिए काफी सॉलिड मटेरियल है। उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है और वो विजुअल और एक्शन पे पहले से कई गुना बड़ा प्लानिंग करने में लगे हैं। सुकुमार इस बार VFX और CGI पर भी सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की जोड़ी इस बार फिर से धमाका करने को तैयार है। जुलाई सन ऑफ सत्यमूर्ति और अला वैकुंठपुरमुलु की हैट्रिक के बाद उनका फोर्थ कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा स्पेक्टिकल होने वाला है। फिल्म का बजट भी मैसिव है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ क्रॉस हो चुका है और इसे इंडिया कॉस्टलीस्ट माइथोलॉजिकल फैंटेसी फिल्म बताया जा रहा है विद डिवोशनल थीम, क्योंकि यहाँ इसमें रामायण और महाभारत के भी रेफरेंसेस होंगे। और पैन इंडिया रिलीज तो प्लान है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, लेकिन कुछ लोग इसे भगवान कार्तिकेय पे बेस्ड फिल्म भी बता रहे हैं। वैसे भी साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति और पहचान का एक हिस्सा है। उन्हें तमिल कडवुलु यानी कि तमिलों को भगवान भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय जी को अक्सर एक योद्धा और ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन साउथ में उन्हें एक सुंदर युवा और ज्ञानी देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें तमिल भाषा का जनक और संरक्षक भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगस्त मुनि को तमिल भाषा का ज्ञान भी मुरुगन नहीं दिया था। इस फिल्म का स्केल कल्कि 2898 AD या बाहुबली जैसा ग्रैंड होगा, जिसमें त्रिविक्रम के आइकॉनिक डायलॉग्स के साथ हैवी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी होंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अर्जुन के बाबूजी अल्लू अरविंद और S राधा कृष्ण है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक फिल्म अनटाइटल्ड है। शूटिंग शेड्यूल्स पे डिले हुए हैं। अर्लियर 2025 में शुरू होने वाला था बट अब 2026-27 में शिफ्ट हो गया है। लीड में अल्लू अर्जुन है, ये बात पक्की है। कोई कंफर्म फीमेल लीड या सपोर्टिंग कास्ट तब तक अनाउंस नहीं हो पाया। पास्ट फिल्म जैसे कि अला वैकुंठपुरमुलु में पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम वगैरह थे, लेकिन इसके लिए फ्रेश कास्टिंग होगी। रूमर्स में कोई बिग नेम्स नहीं है, फोकस स्टोरी और स्केल पे ही है। 1000 करोड़ का बजट, हैवी VFX और CGI का यूज होगा क्योंकि ये त्रिविक्रम का फर्स्ट मेजर VFX प्रोजेक्ट। ऊपर से कहा जा रहा है कि इसमें जॉनर बेंडिंग प्लॉट विद ग्रैंड सेट्स और माइथोलॉजिकल एलिमेंट भी होंगे। पॉसिबली फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। लोकेशंस अभी भी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन पीरियड ड्रामा स्टाइल में एक्सोटिक शूट्स एक्सपेक्टेड है, जैसे पास्ट में फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह में हुआ था। इसके अलावा कुछ रूमर्ड प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि अल्लू अर्जुन एंड संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म, फिर अल्लू अर्जुन राजा मौली की फिल्म जो काफी टाइम से पेंडिंग है। और इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अल्लू अर्जुन के स्मार्ट मूव से आप समझ गए होंगे कि व्हाई अल्लू अर्जुन इज द स्मार्टेस्ट एक्टर इन द साउथ सिनेमा। वैसे आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हो वो भी बताओ, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इसे और भी लोगों तक पहुंचाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।